नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले वो कोहराम दिखाएंगे जो मुनीर की सेना ने युद्ध विराम के नाम पर अफगानिस्तान में मचाया है। इस खबर में मुनीर के छल की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो जुबान पर शांति शांति करते रहे और सेना ने अफगानिस्तान पर बम बरसा दिए। अब इस हमले का बदला कैसा होगा, संकेत तालिबान की तरफ से आए हैं। फिर बताएंगे वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सियासी कलेश क्यों छिड़ा है। नई लोकेशन कश्मीर है, जहां मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रगीत के विरोध में इस्लाम वाले तराने गाए हैं। इसीलिए समझेंगे कि आखिर वंदे मातरम न गाने के पीछे तर्क क्या है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच जुबानी रण हुआ है। पीएम ने कहा है कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। फिर राहुल ने जय शाह के जरिए जवाब दिया। कहा अमित शाह के बेटे को बल्ला तक नहीं पकड़ना आता और वो क्रिकेट संभाल रहे हैं। आज आपको बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र वाला प्रण भी दिखाएंगे। उन्होंने दिल्ली से वृंदावन तक सनातनी पदयात्रा शुरू की है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए हैं। यात्रा से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कास्टवाद और राष्ट्रवाद वाला क्या कटाक्ष किया, देखिएगा। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका प्लेन के पायलट सुमित सब्बरवाल के पिता ने दायर की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि खुद पर बोझ न लें। हादसे के लिए उनके बेटे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। याचिका में स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का जिक्र था, जिसमें पायलट की गलती की तरफ इशारा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां से भी कुछ सवाल किए हैं। हसीन जहां ने 10 लाख रुपए हर महीने गुजारा भत्ता की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या 4 लाख की रकम काफी नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट ने शमी को 2.5 लाख रुपए बेटी को और 1.5 लाख रुपए पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में देने का आदेश दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि आवारा कुत्तों और मवेशियों को नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से भी हटाया जाए। अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव से इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है। सत्ता की लेकिन शुरुआत करते हैं युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान की नई परिभाषा से। वैसे तो युद्ध विराम का मतलब होता है युद्ध के बाद की शांति। ऐसा समय जिस दौरान न बम चलते हैं, न गोलियां चलती हैं, न रॉकेट और मोर्टार दागे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग है, या फिर यह कहा जा सकता है कि ठीक इसके विपरीत है। ऐसा पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर साबित भी किया है। दरअसल पाकिस्तान के शब्दकोश में युद्ध विराम है ही नहीं, सिर्फ युद्ध कोहराम है, जो पिछले 24 घंटे से अफगानिस्तान बॉर्डर पर दिख रहा है। सत्ता में आज पाकिस्तान के इसी बारूदी चरित्र का वीडियो विश्लेषण होगा। आपको कुछ तस्वीरों से बताएंगे कैसे युद्ध विराम के नाम पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों को धुआं धुआं करने का काम किया है। ये अफगानिस्तान से आए नए वीडियो प्रमाण हैं, जो शहबाज और मुनीर के चेहरे से शांति के नकाब को उतार रहे हैं, जो पाकिस्तान की असलियत को बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध के बाद इस वक्त सीज फायर चल रहा है। दोनों तरफ की सरकार और सेना इस बात पर राजी है कि किसी तरह की फायरिंग नहीं होगी, हमले नहीं किए जाएंगे। यहां तक कि तीसरे दौर की शांति वार्ता भी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ वही किया है जिसके लिए वो जाना जाता है। न सिर्फ सीज फायर तोड़ा, बल्कि आम नागरिकों को भी टारगेट किया। पाकिस्तान के हमले के बाद हालात कैसे हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सीज फायर पर झूठ बोलने वाले और कुटिल कूटनीति करने वाले शहबाज और मुनीर को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने बड़ा हमला किया है। अफगानिस्तान का आरोप है कि निर्दोषों को मुनीर आर्मी ने गोली मारी है। आम नागरिकों के घरों पर मोर्टार दागे गए हैं। नए वीडियो आए हैं जिसमें अफगानिस्तान बॉर्डर इलाके में बड़ी संख्या में लोग भागते हुए दिखे हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान के कई इलाके धुआं धुआं हो गए। पाकिस्तान की सेना ने कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डक में गोलीबारी की है। कई अफगान गार्ड्स को गोली मारी गई है। सवाल यही है कि ये कैसा सीज फायर है जिसमें फायर ही फायर है, जिसमें आम नागरिकों को मारा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का गोली, बम, मोर्टार वाला युद्ध विराम है। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो किया, उसके बाद शांति वार्ता की सारी कोशिशों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। 2 दौर की बातचीत पर पहले ही बमबारी हो चुकी है। अब तीसरे दौर की बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में चल रही है। पहले दौर की बातचीत 19 अक्टूबर को हुई थी, जो सफल नहीं रही।
इसके बाद तुर्की के इस्तांबुल में ही दूसरे दौर की बातचीत 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक हुई थी। 4 दिनों की ये शांति वार्ता भी नाकाम रही। इसके बाद अब इस्तांबुल में ही तीसरे दौर की बातचीत के समय पाकिस्तान की सेना ने अटैक कर दिया। चर्चा तो ये भी है कि पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की और कतर को भी धोखा दे रहा है। पाकिस्तान के इस धोखे के बाद हालात अब और भी बिगड़ चुके हैं। शांति वार्ता का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अफगानिस्तान बदला लेने के मूड में है। बॉर्डर पर अफगानिस्तान बड़ी तैयारी कर रहा है। यहां तक कि तालिबान सुप्रीम लीडर अखुंदजादा भी नाराज है। पाकिस्तान के दर्द को भी आप समझिए। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान का समर्थन कर रहा है। यह भी पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसे संगठनों को अफगानिस्तान में पनाह दी जा रही है। कहानी यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष में फिलहाल शांति का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ बम, बारूद, रॉकेट, मिसाइल, टैंक और तोप के लिए जगह है। आज पाकिस्तान को यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो तालिबान कैसे मुनीर आर्मी को चुनौती देगा। हमारे पास तालिबान के हथियारों की पूरी लिस्ट मौजूद है, जिसे देखने के बाद आज पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेचैनी बढ़ सकती है। तालिबान के पास 10 लाख बंदूकें हैं। उसके पास अमेरिका और रूस निर्मित हथियार हैं। रिपोर्ट की अगर माने तो तालिबान के पास क्लाशनकॉफ, अमेरिकी M16, M4, M29 लाइट मशीन गन, पीका M2 और M240 हैवी मशीन गन है। इसके अलावा तालिबान के पास ग्रेनेड लॉन्चर, RPG-7 रॉकेट और 4 एंटी टैंक मिसाइलें भी हैं। इतना ही नहीं, तोप और मोर्टार भी तालिबान के पास हैं। वर्तमान में तालिबान के पास 122 mm की हॉवित्जर तोपें हैं, जिन्हें D30 के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही लगभग 155 mm की हॉवित्जर मोर्टार और ZT-223 जैसे कई रूसी हथियार भी तालिबान के पास हैं। तालिबान के पास स्कड मिसाइलें, R-17 और R-300 एल्ब्रस हथियार हैं। R-300 एल्ब्रस की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। मतलब ये कि बॉर्डर के इलाके से ये पाकिस्तान के अंदर तबाही ला सकते हैं। तालिबान के पास लूना मिसाइल भी है, जिसे फ्रॉग 7 के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान को थोड़ी राहत देने वाली बात यह हो सकती है कि तालिबान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है, लेकिन जमीनी युद्ध में वो पाकिस्तान की आर्मी को पानी पिला सकता है। सीज फायर के बीच युद्ध वाले माहौल पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आपको ये भी देखना चाहिए। सत्ता की अगली खबर इंडोनेशिया से है, जहां जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में जबरदस्त धमाका हुआ। ये ब्लास्ट उत्तरी जकार्ता के एक स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में हुआ। 55 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने 17 साल के एक लड़के को मुख्य संदिग्ध बताया है, जो खुद भी घायल है। उसका भी इलाज चल रहा है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे मस्जिद में धमाके के बाद दहशत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस को घटनास्थल के पास कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं। इनमें हाथ से बनाए गए IED के हिस्से हैं, एक रिमोट कंट्रोल और रिवॉल्वर है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पहला धमाका मस्जिद के मुख्य हॉल के पिछले हिस्से से हुआ था, जिससे नमाज पढ़ रहे लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद से बरामद राइफल पर लिखा था वेलकम टू हेल, यानी नर्क में आपका स्वागत है। सवाल है कि धमाके का मकसद क्या था। पुलिस फिलहाल हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सत्ता में अब उस सियासी विस्फोट की बात जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर हो रहा है। इसके कुछ एपिसोड हमने आपको पहले दिखाए हैं, लेकिन अब इस पर धर्म युद्ध बढ़ता जा रहा है। नए नए राज्यों के नाम जुड़ते जा रहे हैं। इस कलेश का नया एपिसोड कश्मीर से रिलीज हुआ है। सवाल यह है कि जिस राष्ट्रगीत से अंग्रेज भी कांप गए थे, आखिर उस वंदे मातरम पर देश में कलेश क्यों छिड़ा है। आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर PM मोदी ने कांग्रेस पर टुकड़े टुकड़े वाला जो कटाक्ष किया है, उस पर भी सियासी बवाल शुरू हो गया है, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन पहले सबसे नई तस्वीर जो महाराष्ट्र से आई है, जहां वंदे मातरम वाले विवाद की लपटें फैलती जा रही हैं। वोट बैंक वाली सियासत का पारा भी अब चढ़ता जा रहा है। आज इसका एपिसेंटर बना कोलाबा में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का घर, जहां बीजेपी नेता बड़ी संख्या में पहुंच गए। उनके घर के बाहर ही वंदे मातरम गाने लगे। बीजेपी
बीजेपी ने इस कार्यक्रम के लिए अबू आजमी को भी न्योता दिया था, लेकिन वो नहीं आए। हाँ, उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए शरबत जरूर भिजवा दिया। अबू आजमी साफ कह चुके हैं कि वंदे मातरम गाना इस्लाम में जायज नहीं है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। जो वंदे मातरम के गायन पर विरोध कर रहे हैं, वह स्वयं अपने राष्ट्रभक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण कर रहे हैं। जो व्यक्ति भारत में विश्वास रखता है, जो व्यक्ति भारत से प्रेम करता है, जो व्यक्ति भारत के इतिहास को सलाम करता है, जो व्यक्ति भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में की कुर्बानियों को याद रखता है, वह निश्चित रूप से वंदे मातरम का गायन करेगा। नहीं, देखिए, ऐसा मुस्लिम गा तो रहे हैं बहुत सारे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो भी अपने मज़हब में सच्ची आस्था रखता है, वो अपनी माँ का भी नमन नहीं करता, माँ के भी सामने भी सजदा नहीं करता। माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। इस्लाम के मानने वाले जो अल्लाह को मानते हैं, वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने सजदा या किसी का नमन नहीं कर सकते। बस मेरा ये कहना है। हमने सोचा कि कुछ लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, तो हमने उनको भी निमंत्रण भेजा, उनके घर के बाजू में कार्यक्रम लिया, ताकि उनको आने जाने में ट्रैफिक न लगे, उनको आने जाने में सहूलियत हो और वो आसानी से इस कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन करने के लिए पहुंचे। लेकिन खेद है कि वो यहाँ पर पहुंच नहीं पाए। हम उनको ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम एमएलएस को टारगेट कर जिस तरह का विवाद उत्पन्न करना चाहती है, इससे इनका राष्ट्रवाद, इनका राष्ट्र प्रेम कितना ढूंगी है कि राष्ट्रगीत का उपयोग भी ये चुनाव की राजनीति के लिए कर सकते हैं। इससे बड़ी गंदी बात कोई हो नहीं सकती, ऊंची राजनीति कोई हो नहीं सकती। अबू आजमी ने विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी वंदे मातरम गाने से मना किया है। वंदे मातरम का मतलब है मैं पृथ्वी को नमन करता हूँ। वंदे मातरम, मैं पृथ्वी को नमन करता हूँ। आप खाते यहाँ का है, पैदा यहाँ होते हैं, नौकरी यहाँ करते हैं, धंधा यहाँ करते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे, क्यों नहीं गा रहे? वैसे अब वंदे मातरम वाला ये कलेश सिर्फ एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी रेंज अब कश्मीर तक पहुंच गई है। हमने आपको इससे पहले महाराष्ट्र और राजस्थान वाला विवाद दिखाया था, लेकिन अब इसका एपिसेंटर है जम्मू कश्मीर, जहां वंदे मातरम पर विरोध से भरे बयानों की तीव्रता ज्यादा दर्ज की जा रही है। यहां भी एक ऑर्डर जारी किया गया था कि सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम गाया जाए। लेकिन कश्मीर के स्कूलों में वंदे मातरम गाने वाले आदेश पर भी धर्म युद्ध छिड़ गया है। मुत्तहिदा मजलिसे उलेमा ने इसका विरोध किया है और एमएमयू के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि सांस्कृतिक उत्सव की आड़ में हिंदुत्व की विचारधारा थोपने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे क्योंकि इसके कुछ अंश इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ हैं, और अगर मुस्लिम छात्रों को राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर किया गया तो ये नामंजूर होगा। वैसे आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए वंदे मातरम वाले विवाद पर सत्ता की एक दिलचस्प कुंजी भी बनाई है, जिसमें आपको ये बताएंगे कि आखिर मुसलमानों को वंदे मातरम गाने से परहेज क्यों है। सबसे पहले सत्ता की डिक्शनरी में समझिए वंदे मातरम का अर्थ क्या है। वंदे एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नमन करना, जबकि मातरम का मतलब है माँ, इसीलिए वंदे मातरम का अर्थ है भारत माता को नमन करना। वंदे मातरम गीत में मातृभूमि की वंदना की जाती है, लेकिन शहर शहर मुस्लिम समाज के लोग और नेता इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। मुस्लिम नेताओं के अनुसार वंदे मातरम गीत गैर इस्लामी है। राष्ट्रगीत पूरी तरह इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ है, क्योंकि वंदे मातरम में भारत माता को नमन किया जाता है। भारत माता का नाम लेकर देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है, और ऐसा करना इस्लाम धर्म के मुताबिक बुत परस्ती है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने ही अपना सिर झुकाते हैं और वो सिर्फ उन्हीं की इबादत कर सकते हैं, किसी और की नहीं। इन्हीं तर्कों के साथ वंदे मातरम राष्ट्रगीत पर कश्मीर का पारा भी चढ़ा हुआ है। वंदे मातरम के पढ़ने या गाने से कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता है। मेरी एलजी सरकार और वजीर आला से को इस गैर ज़रूरी हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा है, ताकि आवाम में किसी तरह का इंतशार पैदा न हो। ये फैसला
काबीना के जरिए नहीं हुआ है। ना एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का कहीं पे इस फैसले पे दस्तखत, हमारे काम में दखल नहीं दिया जा रहा। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। साथ ही कांग्रेस पर कुछ कटाक्ष किए। उन्होंने बताया कि कैसे वंदे मातरम गीत के टुकड़े टुकड़े किए गए, इसीलिए आज उन तथ्यों पर भी एक कुंजी जरूरी है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और 1875 में इसे पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम का गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया, जो अंग्रेजों के दिल में डर पैदा कर रहा था। और तभी कुछ मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम के विरोध में अपने सुर छेड़े। वर्ष 1937 में वंदे मातरम पर हिंदू मुस्लिम टकराव रोकने के लिए पंडित नेहरू की अगुवाई में एक समिति बनाई गई, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। तब अबुल कलाम आज़ाद ने इस गीत को पढ़ा और बताया कि इसके शुरुआती 2 पद इस्लाम विरोधी नहीं हैं, क्योंकि उनमें मातृभूमि की बात है, लेकिन 2 पदों के बाद हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में यह तय किया गया कि केवल गीत के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, जिससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। आज इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र पीएम ने किया और कहा 1937 में राष्ट्रीय गीत की आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया और इसी विभाजन से देश के विभाजन के बीज बोए गए। वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है। वैसे आज आपको राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर दिलचस्प और ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी आइए दिखाते हैं। दरअसल 1870 और 80 के दशक में अंग्रेजों ने सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाना अनिवार्य कर दिया था। तब अंग्रेजों के इस आदेश से बंकिम चंद्र चटर्जी को बहुत ठेस पहुंची और इसी के विरोध में उन्होंने 1875 में गॉड सेव द क्वीन के विकल्प के तौर पर वंदे मातरम गीत लिखा, जो संस्कृत और बांग्ला में था। इसके बाद 1882 में उनका उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ, उसमें इस गीत को उन्होंने रखा। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। आजादी के बाद संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा गया, जो स्वीकार हो गया। बड़ी बात यह है कि बंगाल में चले स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रैलियों में भी जोश भरने के लिए ये गीत गाया जाता था और एक समय में ब्रिटिश सरकार इससे इतना डर गई थी कि इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने लगी थी। अब इसी राष्ट्रगीत को लेकर देश में हिंदू मुस्लिम कलेश हो रहा है। सत्ता में अब बात करते हैं उस सनातनी मार्च की, जिसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा 10 दिन तक प्रत्येक दिन 15 किलोमीटर चलेगी। ये दिल्ली, हरियाणा और यूपी से गुजरेगी। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से इसकी शुरुआत हुई। हिंदू राष्ट्र का संकल्प, कास्टवाद की जगह राष्ट्रवाद वाला प्रण, ऐसे कई उद्देश्यों के साथ ये यात्रा की जा रही है। ये पदयात्रा प्रारंभ की है, आज दिल्ली से प्रारंभ हुई है
वृंदावन तक जाएगी। निश्चित है भारत का हिंदू जगेगा। अब हिंदू डरपोक नहीं रहेगा। हिंदुओं को जो छेड़ेंगे उन्हें स्पष्ट रूप से छोड़ा नहीं जाएगा। ये देश में जो गजवाए हिंद चाहते, इस देश के जो टुकड़े करना चाहते, इस देश को जो मिटाना चाहते, उनकी साजिशें बंद होंगी। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र में दंगा नहीं, गंगा बहेगी। हिंदू राष्ट्र में गाय माता राष्ट्र माता होगी। हिंदू राष्ट्र में शिक्षा और स्वास्थ्य मुक्त होगा। हिंदू राष्ट्र में सनातन संस्कृति या किसी के भी प्रति खिलाफ नहीं बोला जाएगा। हिंदू राष्ट्र में पूरे विश्व को अपनाने की दृष्टिकोण को व्यापक किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र में सामाजिक समरसता प्रबल होगी। कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद होगा। बहुत सारे सोशल मीडिया का अगर अमृत जैसा प्रसाद है तो विष जैसा भी है। इसीलिए देश को तोड़ने वाली शक्तियों से सावधान रहना चाहिए और दीवारें ध्वस्त होनी चाहिए। समाज एकजुट होना चाहिए। बहुत पवित्र उद्देश्य है। वैसे तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो जो बाकी हिस्सा है वो सनातनियों का ही है। उत्तराखंड से और पूरा वृंदावन तक जाएंगे? 10 हाँ, पूरा वृंदावन जाएंगे। क्या मतलब पहले से इनको फॉलो करते हैं या अभी से जुड़े हैं? पहले से ही फॉलो करते हैं। क्या बदलेगा इस यात्रा से? हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप बताइए गुड़िया, कहाँ से आए आप? हम भाटी महल से यहीं से आए हैं। हाँ। तो इनको देखने ही आए हैं यात्रा में? यात्रा में शामिल होने। पूरा जाएंगे वृंदावन तक? हाँ। पक्का? हाँ। क्या मकसद है यात्रा का? जैसे गुरु जी चाहते हैं वैसे होगा, जैसा वो कहते हैं। हिंदू राष्ट्र। और इस यात्रा को निकालने से क्या होगा? बहुत बढ़िया, हिंदू यात्रा एकता होगा। हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र की एकता होगा और स्वाभिमान जाके। हमारे दिल्ली से आए, कृष्णनगर से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राष्ट्र घोषित होगा मेरा देश। हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। ठीक है। मैं भी बागेश्वर बाबा के साथ हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, मगर बस ये चाहती हूँ यात्रा सफल हो, बाबा की हर मनोकामना पूरी हो, ये हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू सुरक्षित हो, हिंदू बटे नहीं। और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जहां बिहार चुनाव की खबरें काफी स्पेस ले रही हैं। पहले चरण के मतदान के बाद बिहार अब दूसरे चरण की वोटिंग की तरफ बढ़ रहा है। एनडीए के लिए पीएम मोदी और महागठबंधन के लिए राहुल गांधी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी और प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त है। यानी नेताओं का पूरा फोकस बिहार पर है। लेकिन सत्ता की राजनीतिक कुंजी की पहली खबर आज बिहार की नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की है, जहां आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो सबसे बड़े माफिया हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं खड़ा तो हूं सबसे बड़ा माफिया आपके सामने, मैं नंबर 1 माफिया हूं, मुझसे बड़ा माफिया कौन है। दरअसल आजम खान का माफिया वाला बयान सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक कटाक्ष है। 2 दिन पहले बिहार की एक चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में पहले बहुत माफिया थे, हमने उनके किलों पर बुलडोजर चलवा दिए। इसी के जवाब में आजम खान ने कहा कि मैं हूं सबसे बड़ा माफिया और लखनऊ में तो मेरी कोई कोठी भी नहीं है। एक बार सुनिए पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, फिर आजम खान ने क्या जवाब दिया, वो भी देखिएगा। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूं आपके सामने, मैं खड़ा तो हूं आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूं आपके सामने, मैं तो मिसाल हूं और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे
आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। दरअसल आजम खान का योगी आदित्यनाथ पर यह कटाक्षपूर्ण हमला तब आया जब आज उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई। आजम खान जेल से निकले थे तो अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को उनसे मिलने रामपुर गए थे। आज करीब 1 महीने के बाद आजम खान अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें जारी की गईं। अखिलेश यादव और आजम खान के अलावा इस तस्वीर में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी थे। अखिलेश यादव और आजम खान की 1 महीने के भीतर ये दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात को लेकर पहले से किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आजम खान ने शायराना अंदाज में इसकी चर्चा की। उन्होंने मुलाकात पर कहा कि कुछ हाले दिल उन्होंने कहा, कुछ हाले दिल हमने कहा। अखिलेश यादव ने भी मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है यही हमारी साझा विरासत है। इन बातों के बाद आजम खान ने बिहार के जंगल राज वाले डर की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वो बिहार जाना चाहेंगे लेकिन डर है कि जंगल राज में कहीं उनका शिकार ना हो जाए। उनकी ये बात भी एनडीए सरकार में बढ़े अपराध पर एक कटाक्ष ही थी। बीजेपी ने इसका जवाब दिया, कहा आजम खान को बिहार की जानकारी नहीं है। कुछ हमने हाले दिल कहा, कुछ उन्होंने कहा। जब दो राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है। आजम खान और अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे की आंसू पोंछते हुए आज नजर आए। आजम खान के पास अपनी जमीन निकल चुकी है, सजा याफ्ता हो चुके हैं, तो दोनों ही अपनी जमीन खोज रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव जी भी अपनी जमीन खोज रहे हैं। जानना चाहूँगा, लेकिन वहाँ तो ताकतवर लोग कह रहे हैं ये जंगल है और जंगल राज है। वहाँ जिन लोगों की सत्ता है 20 बरस से सत्ता है, उस जंगल को आज तक वो जंगलियों से, जंगल वालों से आज़ाद नहीं कर पाए। तो वैसे जंगल राज में मेरे जाने का मतलब ये है कि मैं भी शिकार हो जाऊंगा। मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। अब ये तो हथियारबंद लोग हैं जो जंगल राज में जा रहे हैं। अब वो बेचारे चुनाव में गए नहीं, पहली बार निकले हैं घर से। तो वो बिहार बहुत समय से मुझे लगता है गए भी नहीं, और बिहार की सच्चाई के बारे में आजम खान को कोई जानकारी है नहीं। अब जापान की बात करते हैं, जिसकी चर्चा ज्यादातर इनोवेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए होती है। लेकिन आज जापान इन बातों के लिए नहीं बल्कि भालुओं के आतंक के कारण चर्चा में है। जापान के कुछ इलाकों में भालुओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि फोर्सेस की तैनाती करनी पड़ी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जापान के पहाड़ी इलाकों में भालुओं ने कई लोगों पर हमला किया, जिसके कारण लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ये भालू राह चलते लोगों पर हमला करते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। इन हमलों को रोकने और भालुओं को पकड़ने के लिए सरकार ने अब सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यानी SDF को तैनात किया है। अगर भालुओं के हमले की बात करें तो अप्रैल से अब तक पूरे देश में 100 से अधिक भालुओं के हमले हो चुके हैं। इन हमलों में 12 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौत अकीता प्रांत और इवाते में हुई है। अकीता में भालू दिखने की घटनाएं इस साल 6 गुना बढ़कर 8,000 से अधिक हो गई। इस इलाके में रहने वाले 30,000 लोगों को जंगल से दूर रहने के लिए कहा गया है। इन सब के बीच भालुओं को पकड़ने के लिए SDF को तैनात किया गया है। न्यूज मित्रों को बता दें कि जापान में भालुओं की संख्या 55,000 से भी ज्यादा है। हालात को देखते हुए जिस काजुनो शहर में भालुओं के सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, वहां के निवासियों को जंगल से दूर रहने, रात में घर से बाहर ना निकलने, घंटी रखने और तेज साउंड की मदद से भालुओं को भगाने की सलाह दी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भालू शहर की तरफ नहीं आते थे, लेकिन अब वो इंसानों की तरफ आते हैं। ये बेहद डरावने हो गए हैं, इनसे डर लगता है। स्थिति बेकाबू होने पर काजुनो के गवर्नर ने सेना की मदद मांगी, जिसके बाद SDF ने भालुओं को पकड़ने का काम शुरू किया।
भालुओं को मारने के लिए ट्रेंड शिकारियों की तैनाती की गई है। डर के कारण लोग बाहर जाना बंद कर चुके हैं और कई इवेंट भी टाले जा चुके हैं। सेना नवंबर के अंत तक काजूनो के अलावा ओडेट और किताकिता शहरों में भी मदद करेगी। भालुओं के हमले सुपरमार्केट, आसपास के रिजॉर्ट, बस स्टॉप और स्कूल परिसर तक पहुंच गए हैं। यहां तक कि कुछ स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अचानक भालुओं के बढ़े इन हमलों के बाद सवाल ये भी उठे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। जापान सरकार के मुताबिक जंगलों के क्षेत्र कम हो रहे हैं। बचे हुए जंगलों में भालुओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, इसीलिए वो खाने की तलाश में आबादी वाले इलाकों की ओर आने लगे हैं। आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में जब भालू हाइबरनेशन यानी सर्दियों की नींद से पहले सबसे ज्यादा भोजन जुटाते हैं, ऐसे में हमलों की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं।